स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में, जिसमें आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए सबसे संभावित समसामयिकी के प्रश्न जो इस बार 14 मई की जो आपकी परीक्षा है यूपीपीसीएस की, उसमें अनिवार्य रूप से आपको मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो जो हाल ही में चर्चित रही है पुस्तकें, जो व्यक्ति चर्चित रहे हैं या लेखक चर्चित रहे हैं या पहले भी हमेशा चर्चित रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछा गया है, उनकी पुस्तकों को यहाँ शामिल किया गया है। तो पहली पुस्तक है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ये एस जयशंकर की पुस्तक है, जो हमारे वाह मामलों या विदेशी मामलों के मंत्रालय हैं या कहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी ये पुस्तक है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो इसमें G20 के लोगों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये हाल ही में पुस्तक जारी हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। एस जयशंकर भी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए पुस्तक अपने आप में प्रश्न बन सकता है। दूसरा, नाउ यू ब्रीथ, ये राखी कपूर की पुस्तक है। तो इनको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 भी दिया गया है और इस कैटेगरी में दिया गया है पावरफुल रिलेशनशिप गाइड। तो पावरफुल रिलेशनशिप गाइड यानी आपके संबंध किस प्रकार से होने चाहिए, उस पे ये पुस्तक लिखी गई है राखी कपूर के द्वारा। तो ये अवार्ड इनको मिला, इसलिए ये पुस्तक चर्चित है। और सलमान रुश्दी की एक पुस्तक नॉवेल हाल ही में आई थी, विक्ट्री सिटी, तो ये भी पुस्तक चर्चित रही है। सलमान रुश्दी के पहले भी पुस्तक पे प्रश्न पूछा गया है। तो ये 3 पुस्तकें हैं, तीनों युग में सही सुमेलित हैं। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये हाल ही में किया गया है आपका मुंबई में KGAF काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल। ये इसमें अलग अलग 14 वर्टिकल 500 इवेंट सारे इसमें शामिल थे और ये आयोजित किया जाता है हर बार मुंबई में ही। तो मुंबई से आइकॉनिक आर्ट फेस्टिवल है, ये हर बार मुंबई में ही आयोजित किया जाता है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा, सारे कल्चर इसमें शामिल होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स इसमें शामिल होते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका मुंबई। अगला प्रश्न है आपका, रेल मंत्रालय की उद्घोषणा के अनुसार भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन कब तक संचालित होने की संभावना है? तो सही उत्तर है आपका दिसंबर 2023 तक। तो वंदे मेट्रो, इसका एक आधिकारिक नाम जो दिया गया है वो वंदे मेट्रो दिया गया है। और विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला देश कौन सा था? जर्मनी, फर्स्ट इन वर्ल्ड। और दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका चाइना, ये है आपका फर्स्ट इन एशिया, एशिया में पहला देश है। तो अगर भारत ही चला लेता है और इसके पहले कोई देश अगर एशिया का नहीं चलाता है तो भारत दूसरा देश हो जाएगा। तो इंडिया टू रोल आउट हाइड्रोजन ट्रेन इन दिसंबर 2023। तो जर्मनी और चीन के बाद जर्मनी विश्व में पहला, चाइना एशिया में पहला, भारत दिसंबर 2023 में चलाएगा। और ये जो है ये नैरो गेज के जो हेरिटेज हमारे रूट्स हैं, नैरो गेज के हेरिटेज रूट हैं, जैसे कालका शिमला जो हमारा टूरिस्ट रूट है, वहां पे सबसे पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ये प्रश्न अलग से बन सकता है कि कहां पे चलेगी, तो ये याद रखिएगा कालका शिमला जो हेरिटेज रूट है वहां पे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने की संभावना। अगर रूट पूछा जाएगा तो कालका शिमला हेरिटेज रूट याद रखिएगा आप लोग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कब तक? दिसंबर 2023 तक। अगला प्रश्न आपका, डेटा गोपनीयता दिवस 2023 के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव आपको करना है। तो पहला कथन क्या दिया हुआ? यह दिवस 28 जनवरी को मनाया गया। ये एकदम ठीक है, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया था। और दूसरा, वर्ष 2023 हेतु इसकी थीम थी थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ये दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2। डेटा प्राइवेसी डे, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, ये इसकी थीम थी और 28 जनवरी 2023 को मनाया गया था। ये नेस्कॉम का इनिशिएटिव है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के जो संगठन होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम। और नेस्कॉम के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल भले लगा है इसके नाम के आगे, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है। और गैर सरकारी या असरकारी संस्था बोल सकते हैं, गैर सरकारी थोड़ा खराब शब्द है। तो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, नेशनल भले लगा इसके आगे लेकिन नॉन गवर्नमेंटल है, नॉन प्रॉफिट है। एडवोकेसी इंस्टीट्यूट है, यानी वकालत करता है कि सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज किस तरीके की नीतियां होनी चाहिए। और डेटा के बारे में ये इनिशिएटिव इसका है। तो सही उत्तर ये होगा, नेस्कॉम जरूर याद रखिएगा। गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कथन दे करके। सही उत्तर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? वडोदरा में। ये गुजरात में स्थित है। इसका प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले बना था NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट,
ये आपका बना था राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, इसी का नाम बाद में बदल करके गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया और ये वडोदरा में स्थित है। तो ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वडोदरा आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हाल ही में किसको चांसलर नियुक्त किया गया है, तो रेलवे मंत्रालय ही के अंडर में ही ये विश्वविद्यालय चलता है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसका चांसलर नियुक्त किया गया है। देखिए सबसे ज्यादा एलिमिनेट तो हो जाता है प्रधानमंत्री, क्योंकि सामान्यतः ये किसी विश्वविद्यालय के चांसलर हो ऐसा बहुत ही कम है, और राष्ट्रपति अधिकतर विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं। और आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं कहाँ के, गुजरात के। तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि गुजरात के राज्यपाल जो हैं वो इसके चांसलर हों, लेकिन ऐसा नहीं है। तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी नहीं है, न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हाल ही में इसका चांसलर बनाया गया है, ये याद जरूर रखना है। ऑप्शन से कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कहां पर है, वडोदरा में है। अगला प्रश्न, नवीन नियुक्तियों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुनना है। तो दो नवीन नियुक्तियां हुई हैं, राजीव लक्ष्मण करिंदीकर और सी अचलेंद्र रेड्डी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं, ये राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं वो सी अचलेंद्र रेड्डी हैं। तो दोनों नियुक्तियां सही हैं, सही उत्तर 1 और 2। जैव विविधता संबंधित यूएनसीबीडी पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यूएनसीबीडी जो है आपकी वो हर 2-2 साल में होती है। तो 2022 में कहां हुई थी, मॉन्ट्रियल और कुनमिंग में। तो कुनमिंग में पहले जो हुआ था वो आपका जो था वर्चुअल था, मॉन्ट्रियल में बाद में रियल में हुआ, तो ये कुनमिंग था। और एक प्रश्न जो आगे के लिए भी पूछा जा सकता है कि यूएनसीबीडी की 2024 की कहां पे होने वाली है, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। 2024 में यूएनसीबीडी प्रस्तावित है तुर्की में, ये भी एक प्रश्न आपसे बन सकता है। तो जैव विविधता जैसे यहाँ पे अपने पढ़ा है तो तुरंत रिवाइज कर लिया कीजिए उसी टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैव विविधता से यूएनसीबीडी, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 2022 मॉन्ट्रियल कुनमिंग, और 2024 में कहां प्रस्तावित है, तुर्की में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा एशिया के प्रथम ड्रोन डिलीवरी केंद्र नेटवर्क का प्रारंभ किया गया है। तो ये हाल ही में किया गया है आपका मेघालय में। तो मेघालय हैज एस्टैब्लिश्ड द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क। तो अगर ये भी पूछा जाए कि उत्तर पूर्व के पहले, तो भी उत्तर मेघालय ही होगा। और किस कंपनी के द्वारा, टेक ईगल के द्वारा ये किया गया है। ये ड्रोन के माध्यम से रक्षा उपकरण या चिकित्सा संबंधी, मुख्यतः इसका उपयोग किया जा रहा है कि चिकित्सा संबंधी जो चीजें हैं जैसे दवाइयां हैं, निदान किट हैं, या कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं, टीकाकरण संबंधी चीजें हैं, पोषण संबंधी चीजें हैं, वो सब इसके माध्यम से पहुंचाई जा सकती हैं और 10 किलोग्राम तक का भारी ले जाने में सक्षम है। तो सही उत्तर होगा आपका मेघालय। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने की पूरी संभावना है। भारत द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के विरुद्ध हिंसा और आपराधिक गतिविधियों की जवाबदेही के लिए एक अनौपचारिक मंच का प्रारंभ किया गया है। उसका नाम पूछा गया है आपसे, किस अनौपचारिक मंच का प्रारंभ किया गया है। तो देखिए पीस कीपर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ग्रुप ऑफ पीस कीपर सबसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं है। पीस मेकर्स ऐसी कोई चीज यूएन चलाता नहीं, लेकिन ये बात की जा रही है कि यूएन को पीस कीपिंग के बजाय पीस मेकिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये भी उत्तर नहीं होगा। अब चूंकि यूएन के शांति सैनिक अधिकतर ब्लू हेलमेट्स का यूज करते हैं, तो एक और कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है ग्रुप ऑफ ब्लू हेलमेट्स, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा ऐसा कोई मिलता जुलता ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन है जो सबसे सामान्य लग रहा है आपको, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि ये होने की संभावना बहुत कम होती है इस तरीके के ओपन ऑप्शन, यानी बहुत ही कॉमन वर्ड यूज किया गया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू है टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। तो पीस कीपर के जो यूएन पीस कीपर हैं उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं, उनके विरुद्ध जो हिंसा होती है जहां पे वो शांति स्थापना के लिए जाते हैं, तो उसको रोकथाम के लिए, उन चीजों को संबोधन करने के लिए इसका गठन किया गया है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट यानी मिस्र, फ्रांस, इंडिया, मोरक्को और नेपाल ये शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन के जो देश हैं ये सह अध्यक्ष के रूप में इनको शामिल किया गया है। और ये अनौपचारिक मंच किसने लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया है। और ये इसमें सबसे पहला जो संभाषण दिया था वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, डिजिटल भुगतान सूचकांक 2023 के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। एकदम ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। और रिजर्व बैंक ने जब से डिजिटल पेमेंट भारत में शुरू हुए हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेट की उपलब्धता हो गई, उसके बाद से ही इसको माना जाता है। तो वर्ष 2018 से ये परिवर्तन देखने को ज्यादा मिले हैं, तो इसलिए इसका आधार वर्ष 2018 रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा इस वर्ष के सूचकांक में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, अगर उसकी हम बात करें तो वर्ष 2023 में भारत के
डिजिटल भुगतान में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। ये एकदम ठीक है। एग्जैक्ट डेटा अगर कोई आपसे पूछता है तो वो है 24.13, लेकिन इतना प्रश्न नहीं लिखा होता है, सीधे 25%, लगभग 25% की वृद्धि हुई है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। पैरामीटर्स के संबंध में प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो पेमेंट इनेबलर्स, यानी पेमेंट कैसे कैसे लोग कर सकते हैं, उसमें क्या क्या उपकरण सहायक होते हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, आधार के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, बैंक अकाउंट, पार्टिसिपेंट्स, मर्चेंट, इन सभी जगहों पे पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है या इनके माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। तो ये जितने ज्यादा सब पैरामीटर की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी उतना ही सूचकांक में उछाल आता जाएगा। इसके अलावा पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड पे भी और सप्लाई साइड पे भी देखा जा रहा है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड पे कैसा है, यानी लोगों के पास में क्या विकल्प हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग है लोगों के पास में। दूसरा सप्लाई साइड, यानी जो संस्थाएं पेमेंट ऑनलाइन कराती हैं उनके पास में क्या उपकरण है, तो उनके पास में बैंक की ब्रांचेस कितनी हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट कितने हैं, एटीएम कितने हैं, पीओएस टर्मिनल उन्होंने कितनी जगहों पे दिए हैं, क्यूआर कोड्स कितनी जगहों पे दिए हैं, इंटरमीडिएटरीज कितने हैं। तो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड, लोगों के पास में क्या है और जो पेमेंट सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा क्या दिया जा रहा है। तो ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को देखता है। इसके अलावा पेमेंट परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कितना तेज इसमें पेमेंट हो पा रहा है, जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम का वॉल्यूम और वैल्यू कितना, यानी कितनी मात्रा में हो रहा है और कितनी गुणवत्ता में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा यूनिक यूजर्स कितने हैं, पेपर क्लियरिंग कितनी जल्दी हो रही है, करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है, और इसके अलावा कैश विड्रॉल कितना हो रहा है, ये भी इसके सब पैरामीटर हैं। और पांचवा जो है वो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, यानी लोगों के साथ में जो सेवा प्रदान की जा रही है उसमें कितनी सुलभता है, यानी कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को कितनी जानकारी है डिजिटल पेमेंट के बारे में, डिक्लाइन जो हो रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, कंप्लेंट्स का, फ्रॉड का, इनका सबका क्या स्टेटस है, और सिस्टम जो कभी कभी डाउन टाइम हो जाता है, यानी सिस्टम बंद हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाते हैं, उसकी जानकारी लोगों तक आती है। आपके पास में भी कई बार आती होगी कि आपके बैंक की वेबसाइट सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी, 12 बजे से पेमेंट ना कीजिए। तो ये सारी चीजें इसमें सूचकांक में मापी जाती हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न, एक जो स्टेटमेंट और बन सकता है इन तीन के अलावा, वो ये है, सब पैरामीटर्स पे तो नहीं आएगा इतना डिटेल, लेकिन पैरामीटर्स कितने हैं तो संख्या जरूर याद रखिएगा, 5। तो इसमें पेमेंट इनेबलर्स क्या है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट का परफॉर्मेंस और डिमांड और सप्लाई साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 इसमें हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, आरबीआई से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था में प्रश्न बन सकता है। सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ सरकारी बिजनेस संस्थान है, यानी जो MBA इंस्टीट्यूट है वो सबसे अच्छा कौन सा है इंडिया का, तो वो है IIM अहमदाबाद। ये IIM अहमदाबाद है, ये सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है, यानी फर्स्ट स्थान पे है। और सेकंड स्थान पे है आपका IIM बेंगलुरु, और थर्ड स्थान पे है आपका IIM कोलकाता। अगर यूपी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है तो चौथे स्थान पर, 4th प्लेस पे IIM लखनऊ है, इसीलिए चारों ऑप्शन यहाँ रखे गए। तो सही उत्तर है, पहले अगर पूछा जाएगा तो IIM अहमदाबाद, यूपी का पहला अगर पूछा जाए IIRF के अनुसार तो IIM लखनऊ है। वैसे ओवरऑल 4th रैंक पे है, पहला, दूसरा, तीसरा अगर पूछा जाए तो अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 के आंकड़े जो जनवरी 2023 में जारी किए गए थे, इनके अनुसार सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का कई जगह अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसलिए प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है। आइए देखते हैं। पहला, नामांकन में शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा और तीसरा है महाराष्ट्र और तमिलनाडु का, ये एकदम सही सुमेलित है। तो शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, सबसे ज्यादा नामांकन यहाँ पे देखे गए हैं उच्च शिक्षा में। इसके अलावा दूसरा, कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, कॉलेज की अधिकतम संख्या की बात हो रही है, विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या की बात नहीं हो रही है। विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या की अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज की, तो यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट प्लेस पे है आपका राजस्थान, यूपी है आपका सेकंड प्लेस पे। अगर विश्वविद्यालयों की बात होगी तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, कॉलेजों की बात होगी तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तीसरा, अधिकतम कॉलेज सघनता वाला राज्य, यानी उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉलेज कहां पे हैं, कॉलेज की सघनता कितनी ज्यादा है, कॉलेज की उपलब्धता कितनी ज्यादा है, यानी प्रति व्यक्ति कॉलेज कितने हैं, तो इसके आधार पर देखा जाए तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो ये तीनों ही सुमेलित हैं, 1, 2, 3। इसके अलावा एक और जो यूपी का दूसरा स्थान है यूनिवर्सिटीज के मामले में, वो भी आपको याद रखना होगा। तो ये प्रमुख आंकड़े थे। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE, ये कौन जारी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो एक और आंकड़े देखने को मिल रहे हैं SC, ST और OBC के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं। SC का जो इनरोलमेंट है वो 28% मेल स्टूडेंट के लिए और 38% फीमेल स्टूडेंट के लिए बढ़ा है 2014-15 से।
इसके अलावा एसटी का एनरोलमेंट 47% बढ़ा है मेल स्टूडेंट्स में और 63.4% फीमेल स्टूडेंट में 2014-15 से। तो फीमेल स्टूडेंट जो एसटी हैं उनका एनरोलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है, 60% से ज्यादा है, तो इसको आपको जरूर याद रखना होगा। इसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो एनरोलमेंट 32% मेल स्टूडेंट के लिए और 39% फीमेल स्टूडेंट के लिए बढ़ा है 2014-15 से। तो एसटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 60% बढ़ जाना यानी आधे से ज्यादा बढ़ जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़े थे, इनसे किसी से भी प्रश्न आपका एक बन सकता है। अगला प्रश्न, एल्टन कैपिटल पासपोर्ट सूचकांक 2022 के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताने हैं। तो पहला स्थान इसमें यूएई के पासपोर्ट का है, ये एकदम सही है। दूसरा, भारत का स्थान 87वां है, तो 87th रैंक है इंडिया के पासपोर्ट की। इंडिया स्पॉट ऑन द पासपोर्ट इंडेक्स 22 पब्लिश्ड बाय एल्टन कैपिटल विच रैंक द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पासपोर्ट कौन है ये बताता है। भारत की रैंक 87 है, स्ट्रॉन्गेस्ट है यूएई और वीकेस्ट है अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान। तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में समाचारों में चर्चित हवासोंग 15 हवासोंग 15 क्या है। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। किसकी है, किस देश की है, तो उत्तर कोरिया की है। और ये यूएस को सबसे ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि ये 13,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और ये 1,000 किलोग्राम के किसी भी प्रकार के आयुध यानी पारंपरिक आयुध भी हो सकता है और परमाणु आयुध भी हो सकता है, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड या ट्रेडिशनल वॉरहेड किसी को भी ले जाने में ये सक्षम है। और ये कितने स्टेज की है, 2 स्टेज की है। इसमें दोनों स्टेज के ईंधन और दोनों स्टेज के ऑक्सीडाइजर का प्रयोग हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले यहाँ पे लॉन्चर दिखाया कि नहीं है, ये मोबाइल लॉन्चर नहीं है, लॉन्च ये पैड से की जाएगी, लेकिन हाँ इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस लॉन्चर से नहीं, इस व्हीकल से ले जाया जाता है। तो 2 स्टेज की है, 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, यूएस के मेनलैंड के किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकती है। नॉर्थ कोरिया की है, आईसीबीएम है, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है, क्रूज नहीं है, ध्यान रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और कितना वॉरहेड ले जा सकती है, 1,000 किलोग्राम। देश का नाम जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। संचार उपग्रह, परमाणु पनडुब्बी ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में भारत का प्रथम 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है। तो स्काई हॉक, देखिए मिलते जुलते नाम दे सकते हैं, हॉक आई या रिमोट आई, ड्रोन आई 5, ऐसा कुछ भी नहीं है 5G से रिलेट करके। सही विकल्प है स्काई हॉक। तो स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन है, आईजी ड्रोन ने एक ये डेवलप किया है भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन, जिसको हमने स्काई हॉक नाम दिया हुआ है। और ये इंटरनेट उपलब्धता ना होने पर उपग्रह से भी संपर्क के माध्यम से जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे रक्षा उपकरण है या चिकित्सा उपकरण है उनको आसानी से पहुंचा सकता है। तो इसका नाम है स्काई हॉक। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है। तो एलोरा गुफाओं से तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना आसान विकल्प पे हमेशा सोचा कीजिए एक बार। भित्ति चित्रों को वैश्विक मान्यता, ये भी नहीं है एलोरा से रिलेट करके। लघु भाषाओं का डिजिटल दुनिया में प्रवेश, यानी जो डिजिटल दुनिया है वहां पे कौन कौन सी भाषाएं होनी चाहिए। जैसे अभी जो ये किसके सहयोग से चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से चल रहा है प्रोजेक्ट एलोरा, और ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनको इसमें शामिल किए जाने की बात है। और इसमें गोंडी, अभी हाल ही में जो शामिल की गई हैं भाषाएं, गोंडी, इडू मिश्मी इसमें शामिल की गई है। भाषाओं पे भी अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषाएं शामिल की हैं, गोंडी, इडू मिश्मी इसमें शामिल की गई है। और इसके अलावा जो एक और तीसरी भाषा पे काम चल रहा है वो है मुंडारी। तो इन 3 भाषाओं को अभी तक शामिल किया गया है प्रोजेक्ट एलोरा में। तो लघु भाषाओं का डिजिटल संस्करण ये बनाने का प्रयास है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये थी आज की पहली प्रश्नों की श्रृंखला। इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल, और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।